गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारे पास में जो वर्क एनर्जी पावर का थर्ड टॉपिक है हमारे पास में, जो हम सेकंड लेक्चर के लिए हम बात कर रहे थे, जिसके लिए उसका स्टार्ट करते हैं, जिसे हम एनर्जी के तौर पे जानते हैं। एनर्जी इज जनरली हमारे पास क्या है, किसी भी वर्क को अगर हम करना है तो हमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आप लोग सुबह उठते हो, एनर्जी फुल होती है कि एंथुजियाज्म होता है आपके अंदर, तो उसके थ्रू में सुबह का जो वर्क डन होता है वो एफिशिएंट होता है। जबकि वहीं हम बात करें कि आगे जाके जैसे हम लोग वर्क डन की बात करें तो वो धीरे धीरे एफिशिएंसी क्या हो जाती है, हमारे पास में कम होती जाती है। तो वो एफिशिएंसी क्या है, हमारे एनर्जी जो ग्लूकोन डी आप लोग सुनते होगे ऐड में कि आपके एनर्जी का हाई पावर करते हैं तो ग्लूकोन डी है। तो वो जस्ट बेसिकली हमारे पास में क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग यानी किसी भी वर्क को करना है तो उसके लिए हमारे पास में जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एनर्जी है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी यानी हमारे पास में ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हमारे पास में एनर्जी की। तो एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है हमारे पास में, इसकी बात कर रहा हूं तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी हम जितना कार्य कर सकते हैं उसकी हमारे पास में क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा हमारे पास में दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है गतिक ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। एक होती है मेरे पास में स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का जो योगफल है, दोनों को साथ मिलाते हैं हम लोग, उसे क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास में, यांत्रिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात तो। अब हम लोग पहला टॉपिक लेके चलते हैं, हमारे पास में कौन सा है, जिसे कहेंगे हम गतिज ऊर्जा। कौन सी है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे हमारे पास। फर्स्ट टॉपिक क्या है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए मेरे पास में इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास में टॉपिक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी कण है, कोई भी कण है, कण की मेरे पास में कण की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा, उसमें जो संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा मेरे पास में क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई भी कण है, गति कर रहा है, वेलोसिटी है उसके पास में, तो उसके कारण जो संचित ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में के ई इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसका रिलेशन देखना चाहें हम गतिज ऊर्जा के, तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा के डिफरेंट रिलेशंस की बात करूं तो देखना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है। ये मेरे पास में हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो एम वी स्क्वायर है तो एम ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर बाई 2m। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है क्या मेरे पास में, और यही मेरे पास में वर्क डन है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा। ये इसके अलग अलग फॉर्म आ गए काइनेटिक एनर्जी के। आ गए स्टूडेंट्स। चलो तो अब हम कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, हमारे पास में ग्राफ की। तो देखना, पहला ग्राफ लेता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मेरे पास में वी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर की बात, वी का ग्राफ ले लो आप। तो वी स्क्वायर के फॉर्म में है काइनेटिक एनर्जी में। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो मेरे पास में ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये v बढ़ता हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। कोई दिक्कत तो नहीं। व्हेन v इज कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंड करेगी, मास पे। जितना ज्यादा मास होगा तो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एनर्जी बढ़ती हुई, मास बढ़ता हुआ। ठीक है सर, ये मेरे पास में आ गया। फिर अगली बात कर देता हूं, जब P कांस्टेंट हो, यहां पे मैंने P कांस्टेंट हो, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए मेरे पास में, क्या कांस्टेंट हो जाए, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, तो मेरे पास में P कांस्टेंट के केस में क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये P कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ कैसे बन जाएगा मेरे पास में, ग्राफ का डायग्राम बन जाएगा ऐसे, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई, ये मास बढ़ता हुआ। ठीक है सर। अगर मेरे पास में मास को कांस्टेंट ले लें, हम किसकी बात कर लें, मास को कांस्टेंट ले लें, m कांस्टेंट है, यहां पे भी m कांस्टेंट था, m कांस्टेंट। अब यहां पे m कांस्टेंट है तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे पास में ग्राफ में बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी और p का ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा, ये बन गया ग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास में कुछ ग्राफ है हमारे पास में जो पूछे जाते हैं। अगली बात करता हूं मैं, मेरे पास में क्या है, ठीक है, अगली बात करते हैं हमारे पास में, अगली चीज क्या होगी, इसको हटा दें। चलो तो अगली बात करते हैं हमारे पास में, देखिएगा इफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चलो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको उतार लिया होगा। अगली बात करता हूं मैं, मेरे पास में अगला टॉपिक क्या है उसकी डिस्कशन करते हैं। देखिएगा हमारे पास में क्या है, देखिएगा तो हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इफ यदि संवेग संरक्षित हो, यदि किसी कण का संवेग, हैशटैग पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है, का संवेग संरक्षित हो, होता है, संवेग संरक्षित होता है, मतलब इसका मतलब P1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, P2 के। P1 और P2 का मान क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो गए, तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी हो जाएगी, P1 स्क्वायर अपॉन में 2m1, वह काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो जाएगी मेरे पास में, P2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में यहां से एक और बात देखो, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी KE फर्स्ट डिवाइड कर दो KE सेकंड से, तो क्या हो जाएगा m2 अपॉन m1। कांस्टेंट वैल्यू नीचे चली जाएगी और वो ऊपर आ जाएगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं थ्योरेटिकल बेस्ड बात कर लेता हूं। जैसे यदि ये मेरे पास में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स और एनडीए दोनों में पूछा गया है मेरे पास में क्वेश्चन, यदि एक कार व ट्रक मेरे पास में, यदि एक कार व ट्रक एक समान सड़क पर गति करते हैं मेरे पास में, यहां पे गति करते हैं, एक समान सड़क पर गति करते हैं, तो उनके द्वारा तय विस्थापन SC व ST के मध्य संबंध बताइए। ठीक है, संबंध बताइए। तो कंडीशन क्या क्या है हमारे पास में, पहली कंडीशन क्या है, यदि उनका वेग समान हो, यदि उनका वेग समान हो। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास में, यदि उनका संवेग समान हो, यदि उनका संवेग समान हो। और तीसरी मेरे पास में कंडीशन क्या है, यदि
उनकी ऊर्जा समान हो। क्या हो? ऊर्जा समान हो। तो पहला केस मैं लेके चलता हूं, तो देखो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास में सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हमारे पास में फर्स्ट क्या बात कही उसने, इसकी बात कही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेरे पास में एक और चीज पड़ी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एस, एफ और बाकी चीजें हमारे पास में, एस और वी में हमारे पास में बात है, वी कांस्टेंट है, यानी फोर्स का हमारे पास में एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण फोर्स की हम बात नहीं करेंगे, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। तो अब ऐसे बताओ कि ट्रक का मास ज्यादा कि कार का मास ज्यादा? तो ट्रक का मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ कार। डिस्टेंस ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ कार। मेरे पास में ट्रक का डिस्टेंस ज्यादा होगा और उसका डिस्टेंस कम होगा। समझ में आई बात? चलो सेकंड बात करते हैं, संवेग समान हो। क्या हो? संवेग समान। तो देखो सेकंड चीज, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो एफ एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मेरे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी S1 जिसका मास ज्यादा, मास ऑफ ट्रक ज्यादा मास ऑफ कार्स, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्स। ये उल्टा है। क्या कर दी हमने? उल्टी कर दी। क्या कर दी भाई साहब? उल्टी। तो तीसरा केस आप खुद सॉल्व करेंगे, यदि उनकी ऊर्जाएं समान हो तो आपके पास में क्या केस होगा वो आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, हमने ऊर्जा पढ़ी जो कि क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब आगे बात हमने पढ़ी कि ऊर्जा दो प्रकार की थी, एक गतिज ऊर्जा थी और एक स्थितिज ऊर्जा थी। दोनों का योग हमारे पास में क्या कहलाता था? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता था हमारे पास में। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, यानी किसी कण में अगर गतिज है, गति कर रहा है, उसके कारण हमारे पास में अगर वो गति करने के कारण ऊर्जा अपने अंदर रखता है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के अंदर हमारे पास में फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जिसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़े हमने। एम बी होल स्क्वायर बाई 2m भी पढ़ा हमने, पी स्क्वायर बाई 2m भी पढ़ा। इसकी बात की कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अगला जो कंसेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं। उसी में हम लोग आगे दो एक टॉपिक भी बात करेंगे, तो देखिएगा अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास। देखो हटा दे, चलो तो फिर ये हटा दिया हमने, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में हुआ था तब। मेरे हिसाब से आप लोग वैसे बेसिक बात करें, चलो अगले की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कण के, यदि किसी कण के संवेग में 2% बढ़ोतरी होती है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि, ज्ञात कीजिए कितनी वृद्धि होगी। तो देखो हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। कितना होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा एम बाई एम, ये हो जाएगा हमारे पास में।
तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दो तो चेंज आ जाएगा, तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। बाकी कांस्टेंट है हमारे पास में, इसका चेंज कितना दे रखा हमारे को 2%। तो डेल्टा के बाई के परसेंटेज के कितना हो जाएगा मेरे पास में, परसेंटेज डेल्टा के कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4%। कितना आ जाएगा मेरे पास में 4% का चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास में 4% का चेंज हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। चलो तो अब सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके पास में, परसेंटेज चेंज पी। परसेंटेज चेंज इन पी कितना है मेरे पास में, यहां से परसेंटेज चेंज इन पी मैं आपको देता हूं 20%। थर्ड मेरे पास में मैं बात करता हूं, अगला मेरे पास में क्या है 15%। उससे आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक चेंज है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर से सॉल्व करके लाइएगा। चलिए तो अगली बात करते हैं, हमारे पास में अगला जो टॉपिक है उसके लिए, जिसका हमारे पास में क्या है अगला है हमारे पास में टॉपिक जिसे कहते हैं संरक्षित बल। संरक्षित बल, ठीक है। संरक्षित बल में क्या होता है, यानी यह वह बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है सर। कंजर्वेटिव फोर्स में पथ पर निर्भर नहीं करेगा, यानी आपके पास में जो वर्क डन है वो आप कैसे भी करो, वो हमेशा देखो, जैसे मेरे पास में यहां से एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको मैं h हाइट नीचे लेके आता हूं यहां तक, तो मेरे पास में कितना वर्क डन हो जाएगा, यहां से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास में mgh, इतना वर्क डन हो जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जाऊं तो भी mgh ही होगा, तो ये पाथ पे डिपेंड किया गया। ये वर्क डन हमारे पास में पाथ पे डिपेंड किया गया, नहीं किया हमारे पास में, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो इसमें फोर्स लग रहा है हमारे पास में वो कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो नीचे से ऊपर लाने के लिए पॉजिटिव हो गया और ऊपर से जाने के लिए नेगेटिव हो जाएगा, यानी मेरे पास में एक चक्र में कुल किया गया कार्य कितना होता है मेरे पास में, 0 होता है सर, ठीक है। यानी मेरे पास में एक चक्र में पूर्ण करता हूं, उसमें कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो तो अगले आप मेरे पास में सेकंड जो है असंरक्षित बल है। कौन सा है सर, असंरक्षित बल। किसकी बात कर रहे हैं हम, असंरक्षित बल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, असंरक्षित बल। अब इसमें क्या होता है हमारे पास में, जो वह बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, यानी आपके पास में पथ पर निर्भर करेगा। यानी जैसे कि मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इस डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट देता हूं फोर्स के साथ, तो मेरे पास में वर्क डन कितना हो जाएगा, एफएस। अब ये तो डिपेंड कर रहा है ना, फोर्स डिपेंड कर रहा है भाई साहब। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मेरे पास में माइनस एफएस हो जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो मेरे पास में प्लस एफएस हो जाएगा। तो समझ में आई बात। तो हमारे पास में वेलोसिटी के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उनके कारण वर्क डन होता है। तो इसमें क्या हुआ, एक चक्र में किया गया कार्य 0 नहीं होता है। कितना नहीं होता है हमारे पास में, 0 नहीं होता है।
यानी उसका टोटल वर्क डन, एक साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क डन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा बेटा जी आपके पास में। यानी आप टोटल वर्क डन उसमें करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हमेशा कंप्लीट आपको होगा ही होगा, वहां पे टोटल वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होगा। तो मैं इसको साइड हो जाता हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा हमारे पास में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोगों के पास में अगर बुक्स अवेलेबल हो तो वहां पे भी आप देखेंगे कि एनडीए एयरफोर्स नेवी वाली बुक्स में आपके पास में सबसे ज्यादा परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर इतने परसेंटेज पे हमारे पास में बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना चेंज होगा, इतने परसेंट पे बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना चेंज होगा। समझ में आई बात? चलो, तो अब हमारे पास में देखो अगली बात हम करते हैं, उसकी बात करते हैं हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल कंसेप्ट किसके हो गए हमारे पास में? काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट हो गए। अब हमारे पास में सेकंड आती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमारे पास में लास्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट आएगा एनर्जी का, वो क्या आएगा? मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी एक टॉपिक और रहेगा हमारे पास में, उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास में? किसी वस्तु या कण के स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन, या अगर कोई वस्तु या कण है मेरे पास में, उसके स्थिति में परिवर्तन हो, क्या हो मेरे पास में? स्थिति में परिवर्तन हो। अब देखो थोड़ी बहुत गर्मी लगने लग गई है, उसके कारण इसको ऊपर करके ऊपर की तरफ कर लेते हैं अपन, है ना। तो अपन स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा, उसमें जो संचित ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं हमारे पास में? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जो हमारे पास में है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण हो रही है मेरे पास में। किसमें? स्थिति में परिवर्तन के कारण हो रही है। यानी मेरे पास में देखिएगा हमारे पास में तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस उसकी स्थिति du अपॉन में dx, परिवर्तन ले लिया मैंने स्थिति में कोई भी अपने पास में। तो F dx का मान कितना हो गया मेरे पास में? माइनस du। यानी मेरे पास में जो कार्य है एक्सटर्नल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति में परिवर्तन के साथ, वो क्या होता है? माइनस ऑफ du, यानी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के माइनस के बराबर। तो मेरे पास में कुल स्थितिज ऊर्जा लिखूं मैं, कुल स्थितिज ऊर्जा लिखूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी? वो du इज इक्वल्स टू माइनस एफ dx आ जाएगी। इंटीग्रेशन कर देंगे हम, u इज इक्वल्स टू माइनस du कर देंगे सर। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन एफ dx, जो हमारे पास में फोर्स लग रहा है उसके कारण हम बात कर लेंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली हमारे पास में दो ही टर्म्स में हम स्टडी करेंगे। हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो ही टर्म्स में स्टडी करेंगे। दो टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास में आती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वीय, गुरुत्वीय, ठीक है। अगला मेरे पास में क्या है? स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग के कारण, ठीक है सर, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल के कारण। तो हमारे पास में देखिएगा यहां से ग्रेविटेशनल में क्या होता है? किसी एक ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से हम उसको यहां से ऊपर लेके जाओ या फिर ऊपर से नीचे लेके आओ। अगर आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटी का वर्क कहां कर रहा है? जी नीचे की तरफ। कहां काम कर रही है मेरे पास में? जी नीचे की तरफ। तो मेरे पास में वर्क डन क्या हो जाएगा? मेरे पास में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh, इतना वर्क डन हो गया। और हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन,
कंजर्वेटिव का मेरे पास में, कंजर्वेटिव का तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh। ये कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गई मेरे पास में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब वहीं मैं स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग की बात करूं तो ये स्प्रिंग है मेरे पास में, इस स्प्रिंग को मैं क्या कर देता हूं, कंप्रेस करने चालू कर देता हूं या फिर एक्सटेंड। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स। तो dw फॉर एल कम के लिए बात करूं तो माइनस का के एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो इसका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ w कंजर्वेटिव होता है क्या मेरे पास में, तो यानी u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी मेरे पास में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई। तो मेरे पास में यानी यहां से मैं लिखूं तो मेरे पास में देखो, यहां से एक बात लिखते हैं हम, कितने प्रकार के वर्क डन हो गए हमारे पास में, W कंजर्वेटिव, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। WNC ये क्या हो गया मेरे पास में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा हमारे पास में W एक्सटर्नल क्या होता है, हमारे पास में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन क्या कहलाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरे पास में हो गया। तो मेरे पास में हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहती थी, इसको हटा दे बेटा जी। अब ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत कहीं पे भी आपको। ये हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात की कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, उसकी पोजीशन में चेंज करने के रेस्पेक्ट में उसके कारण उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो माइनस डी के बराबर होती है, यानी डी जो होती है एक्सटर्नल फोर्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है। तो दो प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी पड़ी, एक स्प्रिंग के कारण और एक ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन के कारण mgh होती है, स्प्रिंग के कारण 1/2 kx स्क्वायर होती है। इसके कारण हमने कुछ वर्क डन भी पढ़े कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन होगा, एक नॉन कंजर्वेटिव के कारण वर्क डन होगा। तो हमारे पास में अलग अलग बात हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां से इसको हटा देता हूं मैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो तो अगली बात करते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन मेरे पास में क्या क्या होता है। देखिएगा हमारे पास में क्या क्या होगा, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा व ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन हमने कितना पढ़ा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इतना पढ़ा हमने, अभी हमने भी देखी है बात। हमारे पास में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास में क्या कहलाता है, डेल्टा यू, प्लस हमारे पास में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। इतना पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अरे होता है कि नहीं होता, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस के। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल यू। ये मेरे पास में क्या आ गया हमारे पास में, यानी एक्सटर्नल वर्क डन ही नहीं, अगर आपके वहां नॉन कंजर्वेटिव वर्क फोर्स भी काम कर रहा है तो दोनों का सम क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्विवेलेंट होगा। इफ द फ्रिक्शन, अब ये देखो न्यूमेरिकली हम बात करें, न्यूमेरिकली हम लोग बात करें तो हमारे पास में WNC क्या होता है, जीरो लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। देन तो ऐसा होने पे क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी होता है वो किसके बराबर हो जाता है हमारे पास में, किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर। अगर इसमें भी ऐसा हो जाए, इसमें भी ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इफ अगर W एक्सटर्नल भी 0 हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास में, इसमें एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होगी हमारे पास में, एक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी मेरे पास में K इनिशियल प्लस U इनिशियल किसके वैल्यू हो जाएगी, K फाइनल प्लस U फाइनल के बराबर हो जाएगी। यानी शुरू की एनर्जी और लास्ट की एनर्जी दोनों ही एनर्जीज क्या रहेंगी, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास में क्वेश्चन करता हूं, यहां पे देखिएगा, ये मेरे पास में देखिएगा 2011 में मेरे पास में 2000 शायद तक 14 है 15 है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है बेटा जी, इस वाला ईयर है ना, ये वाला मेरे को कंफर्म नहीं है, पर 2011 कंफर्म है, 2019 2018 कंफर्म है। ये मेरे पास में ऐसे आप लोग 3 साल 4 साल मान लो ना, हमारे क्या दिक्कत है यार, ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो देखो एक स्प्रिंग है मेरे पास में, यहां पे ग्राउंड पे मैंने एक स्प्रिंग लगा रखी है, ये इस स्प्रिंग पे ऊपर कार्डबोर्ड है, मैं h हाइट से, कितने हाइट से, h हाइट से इसको क्या करता हूं, एक m मास के ऑब्जेक्ट को डाउन करता हूं। h हाइट से मैं डाउन करूंगा तो ये इसके ऊपर, जैसे ही मैं एक मास ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर छोड़ूंगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, नीचे मेरे पास में नीचे कंप्रेस हो जाएगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया ये कितना कंप्रेस हो गई मेरे पास में, x डिस्टेंस कंप्रेस हो गई। कितना डिस्टेंस कंप्रेस हो गई, x डिस्टेंस। देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द m मास ऑब्जेक्ट, इसमें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया मेरे पास में, h प्लस एक्स। कितना हो गया, h प्लस एक्स। कितना हो गया, h प्लस एक्स। तो मेरे पास में अगर h प्लस एक्स इतना डिस्टेंस हो गया तो मेरे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में, UG इज इक्वल टू कितना हो गया, mg h प्लस एक्स। ये मेरे पास में टोटल हो गए। और अब ये जो एनर्जी थी, आपने तो ऊपर से एनर्जी दे ही दी, उसको छोड़ दिया तो एनर्जी आ गई उसमें, तभी तो वो नीचे मूव कर रहा है। अब वो नीचे मूव कर रहा है आपके पास में, तो उसने स्प्रिंग को एनर्जी दी। क्यों, क्योंकि किसी भी बॉल को अगर हम रबर बॉल को अपन ऊपर से छोड़ते हैं तो वो वापस क्या करता है, रिबाउंस करती है। ऐसे ही स्प्रिंग में केस होती है कि वो पहले कंप्रेस होगी, फिर वापस वो क्या करेगी, रिबाउंस करवाएगी। तो इसके अंदर भी तो एनर्जी स्टोर होगी। अब इसके अंदर एनर्जी किसके कारण स्टोर होती है, कंप्रेशन के कारण। कंप्रेशन के कारण स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है हमारे पास में, स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, यूएस, वो कितनी होती है 1/2 kx स्क्वायर के। किसके बराबर होती है, 1/2 kx स्क्वायर के होती है। ठीक है, हमारे पास में इतनी होती है। तो देखिएगा एनर्जी कंजर्वेशन से लिखूं मैं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, देखिएगा मेरे पास में क्या हो जाएगी, Ug is equals to US, that is mg h plus x is equals to half kx square। अब यहां से आप k की x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, अलग अलग है हमारे पास में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आप कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहां ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब आगे के लिए हमारे पास में अगला केस क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अब अगला केस क्या हो सकता है मेरे पास में, उसका डिस्कशन करते हैं। तब तक आप इसको एक बार लिख लीजिए, आप अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे के लिए देखिएगा हमारे पास में देखिएगा हमारे पास में क्या होगा सर, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जनरल कंसेप्ट है एक, उसकी बात और कर लेते हैं। देखिएगा अब ये तो हो गया हमारे पास में डायरेक्ट, हमने किसकी बात कर ली, डायरेक्ट की, कि हमारे पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम स्ट्रेट लाइन में अगर उसको इंक्लाइंड सरफेस पे डालते हैं तो उसके अंदर कितना चेंज आता है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब अगला देखो हमारे पास में, अगले के लिए मेरे पास में क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। क्या है मेरे पास में, इंक्लाइंड सरफेस। किसकी बात कर रहा हूं, इंक्लाइंड सरफेस की, यहां पे इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए मेरे पास में ये एक मैंने सरफेस इंक्लाइन ले ली, कितने एंगल पे ले ली मैंने, यहां पे थीटा पे। यहां पे एक स्प्रिंग लगा दी मैंने, और मैंने इस पॉइंट पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया। इसकी हाइट कितनी है मेरे पास में, h। अब ये यहां से लुढ़कता हुआ नीचे आएगा तो ये इसको x कंप्रेशन देगा कि नहीं देगा, कितना कंप्रेशन दे दिया इसने, x कंप्रेशन दे दिया। कितना कंप्रेशन दे दिया स्टूडेंट्स हमारे पास में, x कंप्रेशन दे दिया। तो वही बात हमारे पास में एक्सटर्नल कोई हमने वर्क डन किया क्या, उस पे नहीं किया, तो हमारे पास में एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया यहां पे, 0 अपने आप को। नॉन कंजर्वेटिव का मैंने आपको बताया हमेशा ही क्या लेना है, 0 लेना है, नॉन कंजर्वेटिव के कारण भी 0। देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कौन किसमें चेंज हो रहा है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी मेरे पास में, स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी हमारे पास में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास में वही बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में, UG इज इक्वल टू कितनी है, mgh, हाइट h, और वो US कितनी होती है, हाफ kx स्क्वायर, इतनी होती है। दोनों बराबर कर दो आप, mgh इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 2mgh बाई के। ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा जी। यहां से अगला एक और कंसेप्ट हमारे पास में बनता है, उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, अगली चीज हमारे पास में क्या होगी, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट, अब ये तो केस हो गया इसका, एक और क्या है हमारे पास में, ऑन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे बात करो। तो प्लेन सरफेस पे कैसे होगा, ये प्लेन सरफेस है मेरे पास में, यहां पे ये मेरे पास में यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां से ये मेरे पास में कार्डबोर्ड शीट। अब ये m मास का ऑब्जेक्ट था, m मास का, इसकी वेलोसिटी u से मैंने इसको इनिशियल करवाई, u से इनिशियल करवाई। तो अब इसमें क्या चेंज होगा, यहां से मेरे पास में इसमें यहां पे क्या चेंज होगा, वो अपनी वेलोसिटीज को धीरे धीरे चेंज करेगा और लास्ट में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। वो इस पे टक्कर मारेगा, ये कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के कारण वो धीरे से लास्ट में रुक जाएगा बेटा जी, रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। हमारे पास में अगली बात देखो, अब यहां से ये इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई मेरे पास में, 0। तो मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी हो गई, 0, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो मेरे पास में कितनी आ गई, मेरे पास में वही बात हमारे पास में डेल्टा के कितना हो गया मेरे पास में, हाफ mu स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इनिशियल ज्यादा थी तो पहले माइनस कर लिया, तो डेल्टा के इज इक्वल टू कितना हो गया, में हाफ mu स्क्वायर, ये मेरे पास में हो गया। अब अगली बात देखते हैं हमारे पास में क्या होगा, यहां से देखिएगा। अब ये क्या है हमारे पास में, इफ कंप्रेशन इज x, इफ कंप्रेशन इज x, कितना है, x कंप्रेशन है हमारे पास में, कितना कंप्रेशन है, वो x कंप्रेस हो रही है। तो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो मेरे पास में u s की वैल्यू कितनी होती है, हाफ kx स्क्वायर, कितनी होती है, हाफ kx स्क्वायर, इतनी वैल्यू होती है। अब यहां से देखो, देन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन मेरे पास में कितना हो जाएगा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन US is equal to change in kinetic energy, that is half kx square is equals to half mu square। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, mu स्क्वायर बाई के का अंडर रूट, mu स्क्वायर बाई के का
अंडर रूट। तो मैंने बेसिकली कितने केस पढ़े हमने स्प्रिंग के, कि आपके पास में स्प्रिंग, अगर मेरे पास में नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, एक मास को ऊपर लेके जाते हैं हम लोग और उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना आता है, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म से सॉल्व होती है, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और मेरे पास में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती है। उसमें वैल्यू कितनी होती है, mg h प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। सेकंड केस क्या पढ़ा हमने, इंक्लाइंड सरफेस का केस पढ़ा। इंक्लाइंड सरफेस पे हमने h हाइट पे इंक्लाइंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट को नीचे डाउन किया तो कंप्रेशन होता है उसमें, तो h हाइट पे ऑब्जेक्ट है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है हमारे पास में, mgh, ठीक है। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 kx स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में, √2 mgh बाय k का आंसर आ जाती है। और थर्ड केस हमने लास्ट में पढ़ा है कि किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण हम उसको टकराते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, x की वैल्यू आ जाती है mu स्क्वायर बाय k का अंडर रूट। ये मेरे पास में टोटल केसेस थे सारे के सारे, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ ली, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ ली, मैकेनिकल एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ लिया हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी के सारे केसेस पढ़ लिए। तब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास में अगला लेक्चर किसका है, कॉलिजन का। उसके अंदर हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दो ऑब्जेक्ट एक साथ कोलाइड करते हैं तो उनके अंदर क्या क्या चेंज होता है उनका डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सायोनारा, टाटा बाय बाय।